मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्या क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे दर्पण सूत्र साबित करने के लिए। 10th क्लास में प्रकाश के परावर्तन में फर्स्ट चैप्टर में हमको पढ़ना है। पिछले क्लास में हम पढ़े थे कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध को स्थापित किए थे। आज जो है हम फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी में हम संबंध को स्थापित करेंगे, जिसमें कहता है कि अवतल दर्पण के द्वारा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u साबित करें। एक क्वेश्चन पूछने का तरीका यह है, आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकस दूरी में संबंध को स्थापित करें। तो जब गोलीय दर्पण की बात आ जाए तो ध्यान रखना है कि आपको जो दर्पण से ज़्यादा आसान बुझा है उसी दर्पण से साबित कर देना है, अवतल दर्पण से या फिर उत्तल दर्पण से। लेकिन जब किसी दर्पण का प्रॉपरली नाम दे दिया जाए तब उसी दर्पण से हम चलेंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछने का तरीका और है कि अवतल दर्पण द्वारा दर्पण सूत्र साबित करें। तो तीनों को पूछने का तरीका अलग अलग, लेकिन बनाने का तरीका एक ही है। अर्थात साबित करना हमको यही इस रहेगा कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/v। तो इसके लिए क्या करना है, हम प्रतिबिंब बनाने के लिए सिखलाए थे। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए सिखलाया था। तो एक अवतल दर्पण में एक ऐसी भी स्थिति आया था जब हम एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने प्रधान अक्ष पर एक वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखे थे। तब उसका वास्तविक प्रतिबिंब जो बना था वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बना था। वास्तविक बना था उल्टा वस्तु की अपेक्षा और उससे छोटा बना था। वही चीज को हम यहाँ पर पहले ही दर्शा दिया। तो ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि हम Mn एक अवतल दर्पण लिए। माना कि Mn एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु AB का वास्तविक प्रतिबिंब AB का वास्तविक प्रतिबिंब A' बनता है। ठीक है, बाकी इस प्रतिबिंब की जो भी खासियत था हम पहले पढ़ चुके हैं। अब ध्यान देना है, हम कुछ कोण का नामकरण किए हैं। जैसे यहाँ कोण सी, इस त्रिभुज में कोण 1 रखे हैं। यही कोण सी इस त्रिभुज में कोण का नाम 2 रख दिए हैं। इस त्रिभुज में 3 और इस त्रिभुज में 4। कारण है कि कोण का नाम बार बार रखने में बहुत सारे कमजोर विद्यार्थियों को थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो वो प्रॉब्लम को हम दूर करने के लिए एक आसान सा नाम केवल 1 2 3 4 से डिनोट कर दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया है कि बिंदु D जहां पर आपतन बिंदु था वहां से हम एक लंब प्रधान अक्ष पर DE रख दिए, DE डाल दिए अपने मन से। ठीक है, अब कुछ नहीं करना। अब आगे देखते हैं, हम एक त्रिभुज चले हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC दिख गया। ठीक है, उसके बाद A', B', C बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए, ध्यान दीजिए, त्रिभुज ABC में ध्यान देना है। त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है। चलिए, कोण B बराबर इस त्रिभुज में A', में देखिए B' इस तरफ त्रिभुज में है 90 डिग्री। तो कोण B' बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री के कारण दोनों कोण बराबर। उसके बाद देखिए, कोण 1 और कोण 2, अगर कोई तिर्यक छेदी रेखा एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने का कोण सम्मुख कोण से बराबर होंगे कि नहीं होंगे, 9th क्लास में ही पढ़ना था। तो ध्यान रखना है, कोण 1 बराबर कोण 2 किस कोण के कारण हो रहे बराबर, सम्मुख कोण से। क्लियर। अब ध्यान रखना, 9th क्लास में सब आंसर पढ़े थे कि अगर किसी त्रिभुज की 2 कोण बराबर तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, पढ़े थे। तो बस वही नियम को फॉलो करते हुए थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ 10th क्लास में पढ़ना है कि अगर किसी त्रिभुज की 2 संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है, जिस अनुसार कोण शर्त से जो होता है दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं। वहां पर सर्वांगसम होते थे 9th क्लास में, लेकिन 10th क्लास में पढ़ना है समरूप। जब सर्वांगसम होता था एंगल की दृष्टि से तो उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होती थी, लेकिन समरूप में है कि अगर एंगल की दृष्टि से कोई 2 त्रिभुज समरूप हो रहा है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है।
वहां संगत भुजाएं आपस में बराबर होती थी और यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो रहा है। ठीक है, तो जब किसी दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर तो तीसरा अपने आप बराबर। तो यहाँ पर लागू कर देना है कि एंगल एंगल अर्थात कोण कोण शर्त से, अर्थात लिख सकते हैं समरूपता नियम से भी। तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हुए, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करना हमको ध्यान रखना है। तो इसमें देखिए संगत भुजाओं का अनुपात ए बी इस त्रिभुज के लिए क्या है, लंब है, तो इस त्रिभुज के लिए ए डैश बी डैश होगा ना, ए डैश बी डैश बराबर। अब इस त्रिभुज का आधार देखिए BC बटा इस त्रिभुज का आधार B डैश C, B डैश C समीकरण 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दें, जब इस प्रकार से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में समरूप हुए तो उसी प्रकार के ये त्रिभुज भी समरूप होंगे। कारण कि देखिए यहाँ 90 डिग्री और ये दोनों समरूप कोण से बराबर। तो जिस प्रकार से ये दोनों त्रिभुज के समरूप किए हैं इसी प्रकार से ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे, होंगे ना। तो लिखना कुछ नहीं, लिखना है कि इसी प्रकार, क्या इसी प्रकार त्रिभुज कौन बन रहा है, ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी समरूप। ये समरूप का चिन्ह है, सर्वांगसम का चिन्ह होता था इस तरह से, तो ये बराबर का चिन्ह अगर हटा दिया जाए तो यह समरूप का चिन्ह है। ठीक है, अब इस तरफ त्रिभुज कौन बन रहा है, DEF, त्रिभुज DEF। और यह भी जो है इसी प्रकार जो जिस नियम से इस दोनों त्रिभुज को समरूप किया थे वही नियम से यह भी समरूप हुआ है। ठीक है, तो इसके में संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर करेंगे। संगत भुजाओं का अनुपात लेते हैं, क्या हो जाएगा कि DE इस तरफ वाले ले लेते हैं, ठीक है, DE बटा ए डैश, कारण कि DE लंब है तो इसका भी ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर इसका आधार EF बटा इसका बी डैश एफ, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 का देखिए, ध्यान रखना है, सॉरी अभी नहीं मानते हैं। अब ध्यान दीजिए, एक आयत बन रहा है ADEB। तो जब आयत बन रहा है तो ध्यान रखना है आयत के आमने सामने के भुजा आपस में बराबर। तो जो AB है, AB के बराबर DE होगा कि नहीं होगा, तो AB का DE का मान जो है AB के मान के बराबर, तो जहां DE है वहां AB हम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं आयत से। तो जो DE है, चूंकि इसलिए DE के जगह क्या रख देना है AB और बटा में A डैश B डैश बराबर EF बटा B डैश F, समीकरण 2। अब एक और दूसरे देखिए, लेफ्ट साइड दोनों का बराबर है तो आर साइड आपस में बराबर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है बराबर। तो आर साइड अपने आप में बराबर, तो कहा जाएगा चूंकि BC बटा B डैश C बराबर EF बटा EF बटा B डैश F, यह एक हमारा इतना मिल गया। अब ध्यान रखना कि कौन कौन सी भुजा कहाँ कहाँ है। हमको जो भी चीज लेना है वो प्रधान अक्ष से रिलेटेड लेना है, प्रधान अक्ष पर की दूरी ही लेना है। कारण कि F भी प्रधान अक्ष पर की दूरी होती है, प्रतिबिंब दूरी जो है प्रधान अक्ष पर ही होती है, वस्तु दूरी भी प्रधान अक्ष पर ही होती है। तो हमको ध्यान देना है BC ठीक है, B डैश C यह भी ठीक है, EF यह भी ठीक है, और B डैश F यह भी ठीक है। लेकिन ध्यान देना है, हम जानते हैं कि सभी दूरी जो है कहाँ से मापी जाती है,
सभी दूरी जो है, और यहाँ पर लिखते ना हम एक छूट गया, ए बी जो किससे लिए थे, आयत से लिए थे, आयत के कारण बराबर हुआ था, आयत कौन बना था, ए बी ई बी से, जो भुजाएं बराबर होती है, और ये समीकरण 2 था। ठीक है, अब ध्यान देना है कि ई बिंदु हमारे यहाँ कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, दर्पण का द्वारक छोटा करके हम मान लेते हैं कि बिंदु ई जो है बिंदु पी पर आ जाए। जैसे बिंदु ई पी पर आ जाएगा तो जो ई एफ है वह पी एफ के बराबर हो जाएगा, कारण कि हम जानते हैं कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो यहाँ हम क्या कर देते हैं कि इसलिए बी सी बटा बी डैश सी बराबर ई एफ किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के, और बटा में बी डैश एफ किसके, दर्पण का द्वारक छोटा होने पर, दर्पण का द्वारक छोटा होने पर। ठीक है, अब ध्यान देना, दर्पण का द्वारक छोटा होने पर अब हमको हर चीज को या तो वस्तु दूरी बदल देना है, या तो प्रतिबिंब दूरी में, या फिर किसमें, फोकस दूरी में बदल देना है। तो ध्यान देता है बी डैश सी, सॉरी बी सी, बी से सी कोई दूरी नहीं है, लेकिन सी से पी दूरी है, वक्रता त्रिज्या। तो अगर वक्रता त्रिज्याधर पीसी में से, सॉरी पीबी में से पीसी घटा दिया जाए तो बीसी का मान बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इसलिए बीसी को हम लिख सकते हैं पीबी माइनस पीसी, पीबी पूरा में से पीसी इतना घटा दिए तो बीसी मान बच गया। ठीक है, अब है बी डैश सी, बी डैश सी इसमें भी कुछ नहीं है, तो पीसी के मान में से बी डैश घटा लेंगे, अर्थात वक्रता त्रिज्या के मान में से प्रतिबिंब दूरी का मान घटा दे तो हमारा यह मान बच जाएगा। तो पी सी माइनस पी बी डैश बराबर। ठीक है, अब ध्यान देना है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इस तरह पी एफ फोकस दूरी तो कंप्लीट है, तो पी एफ का पी एफ ही छोड़ देते हैं, पी एफ बटा बी डैश एफ अर्थात बी डैश एफ, यह भी कुछ नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि प्रतिबिंब दूरी पी बी डैश में से पी एफ फोकस दूरी घटा दे तो बी डैश एफ बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, बच जाएगा। तो पी बी डैश माइनस पी एफ, अब मेरा सब चीज कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आती है बात चिन्ह परिपाटी के, जो हम पिछले क्लास में बता चुके थे चिन्ह परिपाटी के बारे में। चिन्ह परिपाटी में बतलाए थे कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाएंगे, फिर वस्तु दूरी, अवतल दर्पण में वस्तु दूरी का मान क्या होगा, प्रतिबिंब दूरी का मान क्या होगा, फोकस दूरी का मान क्या होगा, और वक्रता त्रिज्या का मान क्या होगा, और सबको किस रूप में सूचित करते हैं, यह सारा चीज चिन्ह परिपाटी में हमको बतलाया गया था। तो इसको क्या करते हैं कि हम समीकरण मान लेते हैं 3, और यहाँ पर चिन्ह परिपाटी नियम लागू कर देते हैं, चिन्ह परिपाटी नियम से, चिन्ह परिपाटी नियम से। ध्यान देना पीबी पहला है, तो पीबी देखिए क्या है, पी से बी बिंदु पर वस्तु है अर्थात वस्तु दूरी, तो पी बी बराबर, अब ध्यान दीजिए वस्तु दूरी दर्पण से किस ओर है, बाईं ओर, हम दर्पण से बाईं ओर सभी दूरी को ऋणात्मक में मापे थे, तो माइनस वस्तु दूरी को स्मॉल ई, क्लियर। पी से सी वक्रता केंद्र, तब ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या, तो पी सी वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, और अभी बाईं ओर तरफ है तो माइनस में। अब ध्यान देना है आर बराबर हम कल साबित किए थे पिछले क्लास में कि एफ बराबर आर बाई टू, अर्थात एफ का मान जो है आर से आधा होता था। अगर एक आर है इसका मतलब किसमें 2 आर समाहित है, तो इसको हम लिख सकते हैं -2f। अब नीचे देखते हैं पीसी, तो पीसी का मान तो ज्ञात कर लिए, पी बी डैश बराबर पी से बी डैश पर जो है प्रतिबिंब बन रहा है अर्थात प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी को स्मॉल भी से, और ये भी बाईं तरफ है तो माइनस में, और पी एफ, तो यह तो फोकस दूरी ना नहीं सूचित किया है, तो पी एफ
पी एफ जो है पी से एफ, एफ बिंदु पर मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी, तो यह स्मॉल एफ, तो स्मॉल एफ ये भी बाएं तरफ है तो माइनस में, अर्थात अवतल ध्रुव में सारा का सारा चीज हमको माइनस में मिल गया। अब इस सभी चीजों का मान समीकरण 3 में रख देना है। कहाँ रख देना है? समीकरण 3 में। तो लिखना है कि समीकरण 3 में किसका किसका मान रखना है? पी बी, पी सी, पी बी डैश तथा पी एफ का मान रखने पर, ठीक है, रखिए। पहले पीबी, पीबी को चाहिए माइनस यू, उसके बाद माइनस पहले से तो माइनस पीसी, पीसी का मान माइनस 2f, तो कोष्ठ में डाल देते हैं माइनस 2f बटा पीसी, तो पीसी के बाद अभी भी पढ़े माइनस 2f, माइनस पहले से पी बी डैश माइनस भी, ये भी कोष्ठ में चल गया माइनस भी, बराबर पीएफ, पीएफ जो है माइनस एफ बटा पी बी डैश माइनस भी, उसके बाद माइनस में क्या है? पीएफ, और पीएफ है क्या चीज? माइनस एफ, तो क्वेश्चन में माइनस एफ। क्लियर है? अब इसको सोल्व करते हैं। माइनस यू माइनस माइनस प्लस 2f बटा माइनस 2f माइनस माइनस प्लस भी, बराबर माइनस एफ बटा माइनस भी माइनस माइनस प्लस एफ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करते हैं कि तिरछा तिरछी आपस में करस्पॉन्डिंग रूप से गुना करेंगे। ठीक है, तो गुना करने के लिए ध्यान देना है, या माइनस यू प्लस 2f, माइनस यू प्लस 2f इंटू इस नीचे है तो इसको ऊपर लेके आएंगे, माइनस भी प्लस एफ, माइनस भी प्लस में एफ बराबर, इस तरह क्या कुछ माइनस एफ, और इधर से है माइनस 2f प्लस भी गुना माइनस 2f प्लस भी। ठीक है, अब गुना कर देंगे सबको आपस में, माइनस यू और माइनस भी, माइनस माइनस प्लस, तो कुछ हो जाएगा यू भी, फिर माइनस यू प्लस एफ, माइनस प्लस माइनस यू एफ। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2 तो 2f भी, प्लस 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 2f स्क्वायर। ठीक है, 2f स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस f भी, 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर खत्म। एक जाति को एक तरफ करते थे, इस तरफ एफ भी है तो एफ भी इस तरफ भी होगा। देखिए इसको इस तरफ लेके जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? ठीक है, जा सकते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, यू भी माइनस यू एफ बराबर में माइनस एफ भी उस तरफ बचा हुआ था, इस तरफ माइनस में 2f भी है तो उस तरफ पे जाएगा तो प्लस 2f भी। आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और, तो यू भी माइनस यू एफ बराबर, ये माइनस में प्लस में, और दोनों एक जाति के हैं तो माइनस प्लस माइनस, लेकिन चिन्ह बड़ा वाला है तो प्लस में आंसर आएगा, तो दो में से खत्म हो जाएगा तो एफ भी। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ यू भी एफ से भाग दे देंगे, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, ठीक है, तो दीजिए भाग, चूंकि यू भी भाग देना है यू भी एफ माइनस यू एफ भाग देना है यू भी एफ से, बराबर में एफ भी भाग देना है
यू भी एफ। अब जो मिल रहा है उसको काट देंगे, यू भी से यू भी खत्म, यू से यू खत्म, एफ से एफ खत्म, एफ से एफ खत्म, भी से भी खत्म। बच गया क्या, यहाँ बच गया 1/f माइनस 1/v बराबर 1/u। इस तरह माइनस में तो उस तरह प्लस में थे, इसलिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यही चीज हमको साबित करना था।